Students, in this lecture we will be studying about eukaryotic cell. A eukaryote is an organism whose cells have nucleus enclosed within membranes. Eukaryotic cells are larger and more complex than prokaryotic cells. So students, अब तक हमने इससे पहले स्टडी करा था what is a prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ डायमीटर ऑफ मोर देन 10 माइक्रोमीटर एंड मैनी आर मच लार्जर। दीज सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम्स प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड एनिमेलिया। तो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आता है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो एज यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज अ डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे बाहर जो है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वायरमेंट। और इसके अंदर जो मटेरियल्स की मूवमेंट है वो भी सिलेक्टिव होती है। कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही सेल के अंदर मूव कर सकती हैं, हर चीज़ सेल के अंदर मूव नहीं कर सकती। और एक ये सेल को शेप देता है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। इसके बाद अंदर साइटोसोल होता है सेल के भरा हुआ, जो लिक्विड होता है। एक बीच में जो सबसे बड़ी मेन ऑर्गेनेली है डेट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर आरएनए होता है और क्रोमोसोम्स वगैरह सारे होते हैं। तो जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और कुछ जो मेम्ब्रेन है इसकी पोर्स होते हैं, उसके न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं उनको। इसके बाद हम बात करें माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियंस। तो ये दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। सिंगुलर और प्लूरल के नाम के हिसाब से इनको माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर को कहते हैं, और अगर ज़्यादा की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे हम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसके बाद आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ। जो स्मूथ है वो लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो रफ होता है वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। रफ ये होता है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स के कारण ही इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम मिलता है। इसके बाद आती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि ये जो कुछ एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, उनकी ये यहाँ पर आगे सारा पैकेजिंग होती है वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल्स बाद में फिर ट्रांसमिट होती हैं सेल के थ्रू, आउट ऑफ सेल भी हो सकती हैं वो। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स हैं, ये भी एंजाइम्स होती हैं इनके अंदर भी। और कुछ साइटोस्केलेटन भी होता है। ये क्या होता है कि जो सेल को शेप देती हैं, जैसे ह्यूमंस का या एनिमल्स का स्केलेटन सिस्टम होता है, ऐसे ही साइटोस्केलेटन होता है जो सेल को शेप देता है। सो दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो नंबर 1 इज द सेल वॉल। सेल वॉल हर सेल की नहीं होती, ये प्लांट्स, अलगे और फंगी की होती है। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती। A layer outside the cell membrane providing the cell with structural support, protection and filtering mechanism. The cell wall also prevents over expansion when water enter the cell. तो ये सेल को एक्सपेंड नहीं होने देता, एक सीमा तक ही एक्सपेंड हो सकता है, सेल बस्ट नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोस्मोटिक हो जाएगा अगर, तो सेल के अंदर जो बाहर से पानी है या जो लिक्विड है वो सेल के अंदर आ सकता है, उससे सेल फिर बस्ट हो सकता है। तो इन केस ऑफ हाइपर ऑस्मोसिस, उसमें क्या होगा, सेल का जो इंटरनल जो लिक्विड है वो सेल से बाहर चला जाता है। तो दोनों केसेस के अंदर ही जो सेल है उसकी जो शेप को मेंटेन रखता है, जो सेल वॉल का काम है।
The major polysaccharides making up the primary cell wall of land plants are cellulose, hemicellulose and pectin. The cellulose microfibrils are linked via hemicellulosic tethers to form cellulose-hemicellulose network, which is embedded in pectin matrix. The most common hemicellulose in primary cell wall is xyloglucan. तो इसकी ये जो सेल वॉल की बात करें हम, xyloglucan इसके अंदर मोस्ट कॉमन हेमिसेलुलोज होता है, इससे बनी होती है। इसके बाद हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ द सेम फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें जो फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये हम इसमें फिगर में देख सकते हैं कि दो, जैसे सैंडविच के दो ब्रेड होते हैं, ऐसे इसके दो लेयर्स हैं, एक बाहर का फेस है, एक अंदर का फेस है। तो ये बाहर वाला फेस है जो ये सेल के बाहर की तरफ इसका मुंह होता है, और जो इनर फेस है ये इनसाइड होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इसकी बाय लेयर होती है। ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है इनका, और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल होती है। तो ये जो नीचे टेल है ये आपकी नॉन पोलर होती है, और जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। तो इनका ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि दोनों तरफ, बाहर की तरफ ये आपका हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर होता है, वाटर लविंग स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा बीच में कुछ इंटीग्रल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं, जिसके थ्रू कई बार ट्रांसफर में जो हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं, जिसके थ्रू जो मटेरियल है हमारे इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हर चीज़ ऐसे ही नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती, उसके लिए कईयों के लिए तो कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म चाहिए होते हैं। कुछ सिंपल डिफ्यूजन से जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अगर सेल के बाहर किसी चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू या फिर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो पास हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसकी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ये भी एक तरह की पैसिव प्रोसेस ही होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड भी होती है सिंपल डिफ्यूजन से। इसके बाद आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्टिव का मतलब होता है इट कंज्यूम्स एनर्जी। ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होती है, और एनर्जी के थ्रू जो यूज़ है उसके थ्रू मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये आपका फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का। Eukaryotic membrane differs from prokaryotic membranes in some respects, especially in the greater variety of lipids they contain. Eukaryotic membranes contain sterols found among prokaryotes only in the mycoplasma. Sterols add rigidity to a membrane, and this may be important in keeping membranes intact in eukaryotic cells. अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अब हम इंटरनल की बात करते हैं, अभी तक बाहर की बात हो रही थी मेम्ब्रेन्स की या फिर सेल वॉल की। इसके बाद आते हैं आपके इंटरनल स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। द साइटोप्लाज्म मेक अप अ relatively small portion of eukaryotic cell than of prokaryotic cell because nucleus and many organelles fill much of the space. तो प्रोकैरियोटिक के मुकाबले कम होता है साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद द सेम सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन इट। तो बेसिकली सारे के सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एंजाइम्स हैं जो चाहिए होते हैं सेल के अंदर, वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट के अंदर ही काम करते हैं, तो वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, अ फाइब्रस नेटवर्क दैट गिव्स दिस लार्जर सेल शेप एंड स्पोर्ट। सेल न्यूक्लियस की बात करें हम, द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। द सेल न्यूक्लियस इज अ डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेले enclosed by a nuclear envelope and contains nucleoplasm. तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड टाइपिकली पेयर्ड क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन, ईच लेयर ऑफ विच इज स्ट्रक्चरली लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका न्यूक्लियस का। इसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स इन द एनवेलप अलाउ RNA मॉलिक्यूल्स टू लीव द सेमी फ्लूइड पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म
and to participate in protein synthesis. तो RNA है जो ribonucleic acid है वो इसमें से न्यूक्लियर पोर में से मूव कर सकते हैं. Each nucleus has one or more nucleoli, singular nucleolus, which contain a significant amount of RNA and serves as a site for the assembly of ribosomes. Also present, इसके अंदर और प्रेजेंट होते हैं पेयर क्रोमोसोम, पेयरिंग पेयर होते हैं, जैसे 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर. Each of which contains DNA and proteins called histones. Histones contribute directly to the structure of chromosomes and other proteins probably regulate the chromosome function. तो सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो ये हाँ, इसके बाद इस एक इमेज है फ्रीज फ्रैक्चर्ड सरफेस ऑफ कंप्लीट यीस्ट सेल शोइंग द न्यूक्लियस विद पोर्स एंड सेल मेम्ब्रेन. एक पूरे का पूरा क्या है, सेल है, ये यीस्ट सेल है. सो यीस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है. अगर यूनिसेलुलर होता है तो वो उसको यीस्ट कह दिया जाता है, अगर मल्टी सेलुलर होता है तो वह फंगाई बन जाता है वो. तो यीस्ट सेल का ये सेंटर में जो इन्होंने पोर्शन दिखाया है, दिस इज द न्यूक्लियस. ये इसमें पोर्स हैं और सेल में इसकी जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सारी इसके अंदर बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन विजिबल है. इसके अलावा और भी ऑर्गेनेलीज हैं वो विजिबल हैं इसके अंदर. दिस इज फ्रीज फ्रैक्चर्ड सरफेस. इसके बाद अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन नोन एज पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, आर एक्सीडिंगली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज. They are quite numerous in some cells and can account for up to 20% of cell volume. एक से ज़्यादा हो सकते हैं ये और ये काफ़ी सेल वॉल्यूम भी घेरते हैं. Mitochondria are complex structures about 1 micrometer in diameter with an outer membrane and inner membrane and fluid filled matrix inside the inner membrane. तो बीच में एक मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड फील्ड, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं इसके. इनर मेम्ब्रेन इज एक्सटेंसिवली फोल्डेड इन अ फॉर्म क्रिस्टे. तो जो मेम्ब्रेन है उसके फोल्ड्स होते हैं. अगर हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिवली फोल्ड होती है इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन, और जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्रिस्टे कहा जाता है. Mitochondria carry out the oxidative reaction that capture energy in ATP. Energy in ATP is in form usable by cells for their activities. Eukaryotic cells capable of carrying out photosynthesis contain chloroplast. तो जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी थी, जैसे प्लांट सेल्स हैं, तो वहाँ पर ये काम आता है. तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. They too have an outer and inner membrane. क्लोरोप्लास्ट की भी outer and inner membrane होती है. The inner stroma of these organelles correspond structurally with the matrix of mitochondria. Unlike mitochondria, chloroplasts have separate internal membranes called thylakoids that contain the pigment chlorophyll, which captures energy from light during photosynthesis. Both mitochondria and chloroplast contain DNA and can replicate independently of the cell in which they function. तो ये एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि they can replicate by themselves. उनके अंदर DNA होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. So this is an electron microscope image of mitochondria. You can see the folds in the membrane known as cristae. इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Is an extensive system of membranes that forms numerous tubes and plates in the cytoplasm. तो ये दो तरह का होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्मूथ एंड रफ. स्मूथ contains enzymes that synthesize lipids, especially those to be used in making membranes, and whereas rough endoplasmic reticulum has ribosomes bound to its surface which give it a rough texture. Its function is, along with ribosomes, to manufacture proteins. Vesicles from this membrane system transport to Golgi apparatus the lipids and proteins synthesized in or on the endoplasmic reticulum membrane. तो यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से फिर सारे का सारा जो
प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं गोल्जी apparatus के पास। Golgi apparatus consists of stack of flattened membranous sacs. The Golgi apparatus receives substances transported from endoplasmic reticulum, stores the substances and typically alters their chemical structure. It packages these substances in small segments of membrane called secretory vesicle. तो वेसिकल्स बना के इनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, फिर बाद में पैकेजिंग करता है सारी की सारी। The secretory vesicle fuse with plasma membrane and release secretion to the exterior of the cell. The Golgi apparatus also helps to form the plasma membrane and membranes of the lysosome. तो ये इसके फंक्शनिंग है। इसके बाद आते हैं lysosomes. These are extremely small membrane covered organelles made by Golgi apparatus in animal cell. They contain digestive enzymes that could destroy cell if those enzymes were released into the cytoplasm. तो लाइसोसोम्स के अंदर ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं अगर वो अंदर ही रिलीज हो जाएं सेल के। लाइसोसोम्स फ्यूज विद वैक्यूल्स दैट फॉर्म एज अ सेल इंजेस्ट सब्सटेंसेस एंड दे रिलीज एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द सब्सटेंस इन द वैक्यूल्स। तो ये फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह को जो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोक्सीजोम्स are small membrane enclosed organelles filled with enzymes. Peroxisomes are found in both plant and animal cells but appear to have different function in the two kind of cell. तो दोनों सेल्स के अंदर अलग फंक्शन होते हैं। एनिमल सेल में क्या करते हैं ये? These enzymes oxidize amino acid, where in plant cell they typically oxidize fats. Peroxisomes are so named because their enzymes convert hydrogen peroxide to water in both plant and एनिमल सेल। तो ये काम होता है इसका प्रोक्सीजोम्स का। इसके बाद आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर दैट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। तो ये स्टोर करके रखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह को। सम वैक्यूल्स फॉर्म व्हेन सेल्स इनगल्फ फूड पार्टिकल्स। बाहर से जब कई बार सेल कुछ इनगल्फ कर लेता है चीज को, फिर उसके भी वैक्यूल्स बन जाते हैं। तो पहले भी बताया कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं ये डाइजेस्ट कर सकती हैं वैक्यूल्स को। वाटर फिल्ड वैक्यूल्स ऐड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स। लॉस ऑफ दिस वाटर कॉजेज विल्टिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। तो कई बार गर्मियों में आपने देखा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, स्टेम वगैरह होती है, वो फ्लैसिड हो जाती है। तो वो इसी कारण से होता है क्योंकि बीच में जो वैक्यूल्स में पानी वो लूज कर देता है सेल, उसके कारण उसका स्ट्रक्चर फ्लैसिड हो जाता है। साइटोस्केलेटन की बात करें, is a network of protein fibers made of microtubules which are hollow tubes and microfilaments which are filamentous fibers. The cytoskeleton supports and gives rigidity and shape to a cell. It also is involved in cell movement such as those that occur when cell engulfs substances or when they make amoeboid movements. Recent studies indicate that some bacteria may have tubules and filaments similar to those found in यूकैरियोट्स। तो ये स्ट्रक्चर देते हैं सेल को, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहा जाता है। दीज इंक्लूड फ्लैजिले, सीलिया, सेल वॉल्स एंड अदर कवरिंग्स। Flagella in eukaryotes which are larger and more complex than those in prokaryotes. Flagella are most common among protozoa but are found among algae as well. Most flagellated eukaryotes have one flagellum but some have two or more. The only flagellated human cells are spermatozoa. तो sperm cell होता है जो, उसमें भी flagella लगा होता है। तो यूकैरियोटिक सेल है वो भी। तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल को। Cilia are shorter and are more numerous than flagella. ये एक से ज़्यादा होते हैं but they have the same chemical composition and basic arrangement of microtubules. Cilia are found mainly among ciliated protozoa which have 10,000 or more cilia distributed over cell. The large number of cilia and their coordinated bitting allows ciliated organisms such as Paramecium to move much more rapidly than those with flagella. तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल की। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल की बात अब तक हुई है, सारा इसमें कवर हो चुका है स्ट्रक्चर उसका। सो थैंक यू वेरी मच।